सर नमस्कार। नमस्ते। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद। आपने समय दिया आज, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है सर आपका। अच्छा सर, मैं प्रश्नों को शुरू करूँ इसके पहले मैं थोड़ी-सी आपकी बैकग्राउंड जर्नी पे जाना चाहता हूँ। तो अगर जी, संभव हो सके तो थोड़ा-सा अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दे सकें? और जी अगर सर। अगर हो सके तो थोड़ा अर्ली ईयर से शुरू करें। मुझे पता है आपका बहुत ही इंटरनेशनल एक्सपोज़र रहा है, बड़ी डायनामिक जर्नी रही है। तो थोड़ा-सा अगर आप अपने जी, अर्ली ईयर्स पे फ़ोकस करें, टीन ईयर्स प्लस ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ईयर्स। जी ज़रूर। तो सबसे पहले ये कहूँगा कि मेरे पिताजी फ़ौज में थे, वो ब्रिगेडियर थे सिग्नल्स रेजिमेंट में और उन्होंने बहुत ही मशहूर लोगों के साथ काम किया था, जैसे प्रोफ़ेसर एमजी के मेनन हुए, फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी, प्रोफेसर अरुणाचलम एटसेट्रा एटसेट्रा। पापा थोड़े इंटेलेक्चुअल टाइप थे तो उन्होंने डीआरडीओ में काम किया और अदर टेक्निकल थिंग्स। इन माय केस मेरी जो अपब्रिंगिंग थी फिर बिकॉज ऑफ फॉज इन्फ्लुएंस, हाई डिसिप्लिन, ऑलवेज कीपिंग प्रॉमिस, ऑलवेज नेवर कमिटिंग विदाउट एक्चुअली डिलीवरिंग। ये हमारा था कि हम कुछ भी कमिट करें तो वो हमें पूरा करना ही करना है। और स्कूल के समय में मेरा फोकस पहले स्पोर्ट्स पे था, तो मैं दिल्ली स्टेट में जिम्नास्टिक्स चैंपियन रह चुका हूँ और जो स्प्रिंग बोर्ड डाइविंग होती है उसका भी चैंपियन। फिर हमें रनर्स अप इन वाटर पोलो एटसेट्रा, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स थे। मैं दिल्ली में मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड का एलमनाई हूँ एंड उसके बाद एक साल हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ी और फिर पापा की ट्रांसफर हो गई लंदन। तो पापा ने कहा भाई क्या करना है, रहना है यहाँ पे या दुनिया भी देखनी है? तो मैंने कहा जी दुनिया देखते हैं। तो वहां पे गया और फिर वहां पे कोर्स जो था जो आपको पैसे देता था पढ़ने के लिए, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी थी तो मैंने सीए कर लिया वहां पे और फिर आगे जाके बहुत ही कम उम्र में मैं पार्टनर बन गया सीए फर्म का। मीडियम साइज सीए फर्म थी, बाकी सब अंग्रेज थे, मैं सिर्फ अकेला सिर्फ इंडियन पर्सन था। बट उन दिनों यूके बहुत डिफरेंट था कंपेयर टू जो आजकल की जितनी न्यूज आती है, जो फ्रैंकली दुख होता है देख के कि क्या हो गया है उस देश में। जब हम पढ़े थे तो यू you नो हम लोग काम करते थे, हमें पूरी रिस्पेक्ट मिलती थी। और ये जो झगड़े आप देखते हो बिटवीन एशियंस, अब क्या हो गया, पाकिस्तानी हैं और भी, मतलब विद इन इंडियन कम्युनिटी ऑल्सो जो डिफरेंट जी। स्ट्रीम्स हैं। और मैं ज्यादा ड्वेल नहीं करना चाहता हूँ, बट वो लोग जो दुख दे रहे हैं एक दूसरे को कनाडा में तो जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे। वो भी हमारे भाई हैं, बट तो हमारे मेरे समय में जब मैं यंग पर्सन था ग्रोइंग अप इन यूके, तब ये चीजें नहीं थी। बल्कि हमारी अगर डिफरेंस थी वो थी रेसिज्म के खिलाफ, कि जो गोरे लोग रेसिज्म करते हैं वगैरह। बट जब आप प्रोफेशनल सीए बन जाते हो, और वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस है इंडियन सीए के बीच में, कि लिटरली फर्स्ट डे से हमें सिखाया गया कि आप को आपका फोकस पूरी दुनिया पे होना चाहिए। ये बहुत खास बात थी, मतलब यूके में आपको लिटरली डे वन से, मुझे पहले दिन मैं आया वहां पे अपने फर्म में, और मेरे जो पार्टनर थे कर्नल हैरी फिशर थे, उन्होंने मुझे स्कॉटलैंड भेज दिया सेम डे कि अपने बैग्स पैक करो जाओ, और फिर नेक्स्ट डे कहीं और, फिर कहीं और, कहीं और। तो उसमें क्या हो गया, जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है अपने में कि मैं अकेले सब जगह जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तरह तरह के लोगों से मिल रहे हैं, और मैं मिलनसार भी हूँ। तो और हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी जब हम सीए पढ़ रहे थे, तो हमारे को कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस दिया था। तो एक जो लॉयर हैं जो बीबीसी टीवी प्रोग्राम्स पे आते हैं, वो हमारे मीडिया कोच एंड प्रोफेसर थे, एंड जिसकी वजह से एक्चुअली
थैंक्स टू हिम सबसे पहला जो डिस्टिंक्शन हुआ हमारी फाउंडेशन कोर्स में कंपनी लॉ में, वो मुझे मिला। और जो बाकी जो थे, स्पेशली लोकल इंग्लिश फ्रेंड्स हमारे क्लास के, बहुत जल गए, उनके मुंह एकदम लाल हो गए, क्योंकि वो लोग नहीं कर पाए थे। और 7 साल में मतलब रिकॉर्ड हो गया था वहां पे ये होना। बट एनीवे, मैथ्स मेरी अच्छी थी, डिस्टिंक्शन उसमें भी था, इंग्लिश में भी डिस्टिंक्शन था स्कूल के समय से। सो मैनेज करना मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और मैं अगर कुछ कहना चाहूँगा लोगों को जो देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की फोकस से, सो सबसे बड़ा सुपर पावर आपके हाथ में है कम्युनिकेशन। आप जो जैसे बोलते हो, जैसे लिखते हो, और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये 3 चीजें आपको सिकंदर बनाएगा। आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आप सिकंदर नहीं बन सकते। ये सबसे बड़ा स्किल है। स्पेशली जो लोग टाइटल पहन लेते हैं सीईओ का, आपको लिटरली बेचना पड़ेगा हर एक चीज पूरे टाइम। बेचना किसको पड़ेगा? मैं आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको अपने आप को बेचना पड़ेगा। लोग पहले आपको खरीदते हैं। एक फेमस सेइंग है स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप में, दे हैज टू बी ट्रस्ट बिफोर अ ट्रांजैक्शन। एंड ट्रांजैक्शन ये पैसे की बात नहीं हो रही है, इवन सोशल ट्रांजैक्शन है, कि यार हम ये सोचते हैं ये करना है एक्सेट्रा। उसके लिए भी अगर ट्रस्ट नहीं होगा, आप नेक्स्ट कदम पे बढ़ नहीं पाएंगे। तो मेरी बिगेस्ट लर्निंग यही हुई है। एंड रिसेंटली, क्योंकि मैं अब प्रोफेसर भी हूँ, और हम करियर सर्विसेज मैनेज कर रहे हैं हमारे एमबीए स्टूडेंट्स के लिए, तो मर्सर कंसल्टिंग ने एक रिसर्च करी है जिसमें टॉप 15 स्किल्स जो होने चाहिए फॉर द नेक्स्ट 20 years। ठीक है, तो अगले 20 साल में एआई का तो अपना ही जंग है बट हमारे लिए भी। एंड उस टॉप 15 स्किल्स में वो क्या क्या चीजें हैं? क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, सो मेनी थिंग्स। बट नंबर 1 पे पता है क्या आता है? कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर वो आप नहीं कर सकते तो फॉरगेट अबाउट इट। तो थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, फिर ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा नहीं, नहीं, तो प्लीज़ टेक योर टाइम सर, प्लीज़ टेक योर टाइम। तो सीए फर्म था, जैसे मैं बता रहा हूँ, हम 5 पार्टनर्स थे, हमारे 900 क्लाइंट्स थे, वो हर एक डोमेन के थे। एंड क्या था कि डोमेन्स में, वेदर वन डे आप जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे हो, नेक्स्ट डे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ काम कर रहे हो, थर्ड डे फूड बिजनेस, जैसे क्विक्स क्यूएसआर रेस्टोरेंट्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस दौर पे मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जब मैं पढ़ रहा था फाउंडेशन कोर्स वगैरह, तो समर हॉलीडेज में क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि पापा के पैसे से हम सब कुछ करें एज अ ग्रोन अप पर्सन, तो मैंने बिल्डिंग साइट पे पत्थर ढोए, एज अ कंस्ट्रक्शन लेबरर, क्योंकि वहाँ पैसे बहुत अच्छे मिलते थे। और फिर मैंने मैकडोनल्ड्स में काम किया है, बर्गर फ्लिप कर के, किचन कैसे साफ करते हैं वो सब। फिर आगे जाके टिल पे कैसे ऑर्डर लेते हैं, कैसे ऑर्डर सर्व करते हैं, वो सब सीखा। और फिर मैंने अनदर समर हॉलिडे में केंटकी फ्राइड चिकन में काम किया। फिर थर्ड में एक गोरमे पिज्जा रेस्टोरेंट था जिसका नाम था शिकागो पिज्जा पाई फैक्ट्री। और उन्होंने बिल्कुल थीमेटिकली सब कुछ किया था। उन दिनों इंटरनेट नहीं था, तो वो क्या करते थे, जो टेप्स होते हैं म्यूजिक और न्यूज के, वो हर रोज फ्लाई करते थे। एंड बिकॉज टाइमिंग डिफरेंस था, वो अपने रेस्टोरेंट में वो चलाते थे। तो योर एक्सपीरियंस वाज कि आप जैसे ही रेस्टोरेंट में गए, वो पूरा शिकागो का था। तो मैंने ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग वगैरह के बारे में बहुत अच्छी तरह सीखा। एक्चुअली बहुत सीखने को मिला, क्योंकि ये काम भी किए। तो लोग जो अब इंडिया की अगर बात करें, तो इंडिया में जैसे बहुत गांव वगैरह में अगर जाते हैं तो छुआछूत का कॉन्सेप्ट है, और ये वो। तो हमने वो वैसे काम किए हैं जिसको कोई सोच भी नहीं सकता कि जी हमारे सरनेम के साथ कोई वैसे काम करेगा। और मैं एक चीज मुझे सीखने को मिली
कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपकी सोच छोटी या बड़ी हो सकती है। एंड मैं इस बात पे एक थिंग स्ट्रेस करूंगा, तो जब ऑडिट्स पे मुझे भेजा जाता था ऑफ रेस्टोरेंट्स, या कोई खोलना चाह रहा है नया रेस्टोरेंट एज एन एंटरप्रेन्योर एक्सेट्रा, मैं एकदम महारथी था उसमें। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि सफाई कैसे करते हैं, तो बेचते कैसे हैं, वो प्रोडक्ट असेंबली कैसे होती है, वगैरह वगैरह। तो अगर देखा जाए यार, आप तो बर्तन धो रहे थे, आप शेफ बने, बावर्ची बने हुए थे, एक्सेट्रा, वो सब मेरे इस चीज में काम में आया, राइट? सो डिग्निटी ऑफ लेबर, बट इन अ प्रैक्टिकल वे। ये नहीं कि सिर्फ बातें और जी होना चाहिए एक्सेट्रा। कि हमारी फर्म में 900 क्लाइंट्स थे वगैरह, एक अपॉर्चुनिटी आए कि जो आजकल इंडिया में एक बिजनेस मॉडल शुरू हुआ है विच इज कॉल्ड असिस्टेड लिविंग फॉर द एल्डरली। तो क्या है, वृद्ध लोग एक एक साथ रहना चाह रहे हैं कम्युनिटी में, क्योंकि उनकी नीड्स थोड़ी फर्क हैं दूसरी जनरेशन्स के साथ। तो वो बिजनेस हमने उठाया, और फिर मेरी नेक्स्ट पैशन मुझे समझ में आई, बिकॉज मुझे लगा कि यार जो क्वालिटी सिस्टम्स हैं उनके ठीक नहीं है। तो हमने जो 5 स्टार होटल्स में क्वालिटी सिस्टम्स थे, उसका नाम था इन्वेस्टर्स इन पीपल। तो वो मैंने किया, और फिर हमने जो हमारे यहाँ जो एसोसिएशन था, हमने 70 और फैसिलिटीज में वैसा इम्प्लीमेंट करवाया। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की यार, क्वालिटी सिस्टम क्या होता है, क्या डिजाइन करें, कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसके स्टैंडर्ड्स क्या बनाएं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या बनाएं, ताकि, क्योंकि हर एक चीज जो सक्सीड करती है बहुत बड़े तौर पे, वो सिस्टमैटिक होती है। इसलिए फौज और जगहों में इतने सारे प्रोसेसेस वगैरह होते हैं, क्योंकि हर एक चीज को स्प्लिट टाइमिंग होता है। फौज वगैरह में तो लाइफ एंड डेथ डिसीजन लेने होते हैं। बट इवन अगर आप असिस्टेड लिविंग में किसी वृद्ध पर्सन को चाय भी देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रोसेस होना चाहिए कि जी आपने कैसे प्लेट को चमका के ट्रे पे कैसे रखा, कैसी चीजें लेआउट करी, नोइंग कि वो लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है, उसके मुताबिक आप ट्रे ले जाएंगे, रखेंगे, ताकि उसकी सुविधा, मतलब हजारों चीजें होती हैं जिससे जो एक्सपीरियंस होता है लोगों को, जो अनुभव होता है आपके साथ, या वो जो होना चाहिए ऑलवेज, जो हमारी जो अकाउंटेंसी या मैनेजमेंट कंसल्टिंग में होती है, कि हाईएस्ट लेवल सर्विस तब होती है जब आप किसी भी व्यक्ति के लिए सो कॉल्ड ट्रस्टेड एडवाइजर हो जाते हो। नाउ ट्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योर भी हो, आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन में बेचना है, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको सेलू की तरह नहीं अनुभव करे, बट अपना ट्रस्टेड एडवाइजर की तरह अनुभव करे, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए पहले रखेंगे। क्योंकि वो सोचते हैं कि यार, ये बंदा सिर्फ मुझे डॉलर बिल साइन आंख में नहीं देख रहा है, मेरी कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में फर्स्ट नाम इनको मैं फोन करता हूँ कि जी ये है। और फिर एज ए ट्रस्टेड एडवाइजर आप कहेंगे कि सर, ये जो काम आप डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकली ये स्टेप्स हैं, पर मैं बेस्ट पर्सन नहीं हूं इसके लिए। मगर मैं आपके लिए कोई बेस्ट पर्सन जरूर ढूंढ के लाऊंगा, और आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। एंड फिर वो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू सिस्टम है, कि जो फौज से जो आती है, विच आई नेवर लेट माय टीम डाउन, वो हो जाता है कि भाई जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है, बेशक कोई और भी कर रहा हो, तो मैं आपके साथ हूं, राइट? इससे क्या हो जाता है कि आप इंडिविजुअल तौर पे एकदम यूनिक परसेप्शन पे आ जाते हो। इवन अगर आपका बिग फोर का ब्रांड नहीं है या कुछ है, दे ऑलवेज से, तो मेरे जैसे काफी जो जो जानकार हैं, जो मेरे अभी भी जो क्लाइंट्स हैं, दे ऑलवेज कॉल मी फर्स्ट, मतलब कि संजय जी ये है, ये आप हम सिर्फ आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्या करें। समटाइम्स वो हमारे लिए रेवेन्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटी हो जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती है। ऑल गुड, बिकॉज क्या हो रहा है कि वो 10 और लोग को बताते हैं। सो मैं ऐसे देखता हूँ रिश्ते को, कि रिश्ता ये नहीं कि हमने आपको यू नो हम मिले, आपकी जेब से पैसे निकाल के ले गए, भाग गए, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि उनसे नहीं आए, तो
वो प्रेफर भी कर देंगे क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस अनुभव आपका आपके साथ क्या था और इतना यूनिक था कि आप ट्रस्टेड एडवाइजर बन गए, राइट? सो उसके बाद अ, अभी तक मेरी इन्वॉल्वमेंट विद स्टार्टअप बिजनेस मॉडल जैसे होता है, नया आइडिया किसी को आया, सर्विस आइडिया, 109 हो चुके हैं अभी तक। और उसमें एक उनमें से है जो हम आइडिया से लेके आईपीओ तक ले गए, ऑल द वे। और उसमें जो हमारी जो यात्रा थी वो भी ऐसा नहीं था कि स्मूथ सेलिंग थी। जब लोग कहते हैं यार मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ, वो सोचते हैं बिल्कुल सुपर हाईवे की तरह सीधा रास्ता है। एक्चुअली वो नहीं है। उसको क्या कहते हैं, कैजम्स, मतलब खड्डे। तो आप यूं गए थोड़ा, फिर खड्डे में गिर गए, फिर आप उस खड्डे से निकलते हो किसी तरह से, फिर आप लेवल पे आए, फिर आगे थोड़ा गए, फिर गिरे खड्डे में, फिर आगे गए, राइट? 29 बिजनेस मॉडल्स हमने फाउंडर्स के साथ बैठ के टेबल पे किल कर दिया कि भैया बहुत अच्छा आइडिया है, बट नेवरदलेस ये रीजंस हैं जिसकी वजह से शायद नहीं चलेगा, आप जाके एक्सपेरिमेंट करिए। सो ये भी एक थीम है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो अ साइंस। मतलब हमें एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस लिखना चाहिए कि मैं सोचता हूं मेरा फलाना प्रोडक्ट इस फलाने टारगेट ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा है और उस चीज के लिए वो पैसे देने को तैयार हैं। मैं कहता हूं ठीक है, हम 100 ऐसे लोगों को इंटरव्यू करते हैं और हम ये नहीं कहेंगे उनको कि हम इतने में आपको ये करेंगे, बल्कि हम उनसे सिर्फ पूछेंगे अच्छा हम ये प्रोडक्ट है, ये करता है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व करता है, और फिर आप चुप हो जाइए, सुनिए उनसे कि वो क्या कहते हैं। और अगर कोई कहता है यार माय गॉड अगर ये ऐसी चीज हो तो हम मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो इसे ठीक है सर, आप कितना पैसा देने को तैयार है? तो 100 लोगों से आपको perhaps 10 डिफरेंट टाइप ऑफ बातें सुनने को मिलेंगी, और फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई उसका टारगेट प्राइस क्या है, बिकॉज जो वैल्यू इन द आईज ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग टू पे फॉर इट, वो इंपॉर्टेंट चीज है। जो खरीदार है उसको खरीदने की क्या रकम उसको देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इसलिए मैं कह रहा हूं फेलियर रेट हमने 29 किया, बट ऑन द टेबल, जब हमने सिर्फ समय व्यस्त किया, पैसे नहीं फेंके, कुछ नहीं किया, बिकॉज 70% से लेके 90% तक स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। वर्ल्ड वाइड ये स्टेटिस्टिक, बल्कि हम आईटी में जाएं तो मतलब 99% से भी ज्यादा हो जाता है। कुछ कुछ डोमेन्स में लोग पैसा खूब फेंकते हैं, सीखने को मिलता है, तभी गूगल लिखता है ना स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स, बिकॉज इतने फेल्ड एंटरप्रेन्योर्स की शोल्डर्स पे भी इतनी इतनी कंपनियां बड़ी हो चुकी हैं, बिकॉज ऑफ नेक्स्ट टाइम दे डोंट फेल, बिकॉज वो सीख जाते हैं कि क्या सीखना चाहिए, राइट? सो मूविंग फॉरवर्ड, मैं डिलॉयट में था इन यूके। डिलॉयट से मैं इंडिया वापस आया, फिर मैंने रोल्स रोटेट किए क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो था ही, तो उन्होंने मुझे हायर किया एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसमें इंडिया में तो आप जानते हैं क्या होता है, अगर आपकी तनख्वाह बहुत ज्यादा है और आप कुछ खास काम नहीं कर रहे हो तो वो पूछते हैं आपसे कि यार आप ये भी संभाल लोगे, तो मैं कहा हाँ बिल्कुल संभालूंगा, मुझे मेहनत में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एचआर संभाला, लर्निंग एंड डेवलपमेंट संभाला। फिर मैंने कहा यार इस एचआर में एक्चुअली आप हम एक कोई और एचआर डायरेक्टर हायर कर लेते हैं जो एक्सएलआरआई वगैरह से ग्रेजुएट हुआ है और उसका उसने मतलब 20 साल बिताए हैं उसके पूरे नेटवर्क्स प्लेस में। मैं तो सीए डोमेन से हूँ, तो हमने हायर भी कर लिया, बट उस 3 महीने में मैंने प्रोसेसेस जो थी होनी चाहिए वो तो फिट कर दी। फिर उस कंपनी की यात्रा में कंपनी एकदम बंद होने पे आ रही थी, मैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बन गया। फिर मैंने टर्न अराउंड प्लान दिया और लकीली हमारी टीम बहुत अच्छी थी, और जो लर्निंग्स थी बाय बीइंग इन एचआर एंड एल एंड डी एंड ऑल ऑफ दैट, वो बहुत काम में आई यहाँ पे,
बिकॉज फिर जब टर्न अराउंड करते हो आप कंपनी को, बड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज हम इंटरनेट स्पेस में थे, इंटरनेट एंड मैनेज सर्विसेज। तो 11 महीने लगे, और हमारे जो लोग थे टीम में, जो लोग उड़ सकते थे, वो कहते हैं ना कि ईगल्स फ्लाई अवे एंड द डक्स रिमेन सिटिंग ऑन द फ्लोर। तो क्या था, वो भी सिंड्रोम था। 700 लोगों की कंपनी थी और टर्न अराउंड करना था। एंड तो सबसे पहले टाउन हॉल करो, उनको दिखाओ कि हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे तक जाना है, पहुंचना है। अब कुछ लोग हमारे साथ होंगे, कुछ लोग तो जा रहे हो, और लोग को एक्चुअली कंपनी से भी रिट्रेंच करना पड़ेगा। अब आप देखिए, भगवान की वजह से वो एचआर का एक्सपीरियंस था। मुझे सारे कंसल्टेंट्स के साथ रिश्ता बन गया था। तो मैंने कहा, सर, इंडिया में हमारे पास वेलफेयर स्टेट नहीं है, तो हम किसी को अगर कहेंगे यार अब कंपनी डूब रही है, तो आप आपका को हम नहीं पैसे दे सकते। मैंने उन्हें कमिटमेंट दिया, मैंने कहा कि हम आपको आउटप्लेस कर देंगे। एंड लकीली, आउट ऑफ ऑल द नंबर्स व्हिच वर देयर, हमने आउटप्लेस सबको कर लिया, सिर्फ एक बंदा था जो नहीं हो पाया। तो हमने उसे कहा, यार 3 महीने तक आपको तनख्वाह देंगे, उसके बाद आप कहो कि आप अभी भी जॉब में हो, ताकि आपको जॉब मिले। 6 महीने बाद उसको जॉब मिल गया। राइट। सो ये चीज मुझे लगता है, क्योंकि हम धार्मिक हैं, और हम लॉ ऑफ कर्मा में बिलीव करते हैं, तो जितना हम कर सकें बिना हार्म किए धरती माता को या और लोगों को, जीव जंतुओं को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जब बाद में आप अपनी लाइफ को देखोगे, लुकिंग बैक, आप ऑलवेज छोटा महसूस करोगे अपने आप को, कि यार वो अननेसेसरली हमने किसी गरीब की पेट पे लात मार दी या कुछ ऐसा किया है ना। तो वो नहीं होनी चाहिए। सो काइंड ऑफ मॉरल यू नो अपब्रिंगिंग है। और ऑफ कोर्स हम लोग सब भगवत गीता के तो भक्त हैं, सो क्या बताएं, लॉर्ड कृष्णा तो मेरी लाइफ में परमानेंटली रहे। सो ऐसी ऐसी चीजें हैं। और फिर कंसल्टिंग वर्क तो एक चल ही रहा था। फिर टीचिंग में मुझे जाने का अवसर हुआ, क्योंकि पापा अनफॉर्चुनेटली पास्ट अवे 2014 में। उस टाइम हमने बहुत ही टफ सिचुएशन देखा, क्योंकि उस टाइम पे इनफ पैसा नहीं आ रहा था विद इन द हाउस होल्ड की, यू नो हम बैलेंस करें अपनी बिल्स। सो मैं गया किसी एक जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं सीएस को, और एक्चुअली मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे रहा था एमएनसीज में 2009 से। 2015 की बात कर रहा हूँ, मैं गया था। और मैंने उनसे कहा, क्योंकि वो बहुत अच्छे मुझे लगे, जो लिंक्डइन पे होता है ना, वार्तालाप चलता रहता है। तो मुझे वो अच्छे सज्जन पुरुष लगे। तो मैंने कहा, नाम्बिया सर, मैं आपसे आके मिल लूं? तो मैं कहा, जरूर मिलिए। तो मैंने कहा कि देखिए, मैं नॉर्मली तो कंसल्टिंग करता हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, बट पापा के जाने की वजह से अब थोड़ा टफ हो गया है। वो रोने लगे, मेरे सामने, क्योंकि उनकी भी फादर की डेथ कुछ महीने पहले हुई थी। तो उन्होंने कहा, संजय सर, आप सीएस को भी ट्रेनिंग करिए। मैंने कहा, यार मैंने कभी बच्चों को पढ़ाया नहीं। यू नो हम तो सारे सीएक्सओ लेवल के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, कोचिंग देते हैं, मेंटरिंग करते हैं। कहते हैं, नहीं नहीं सर, आप ये कर लोगे, एक्सेट्रा। सो वो भी मैंने किया। तो फिर मैंने एसीसीए, जो ट्विन डिग्री होती है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर की सेंट स्टीवेंस कॉलेज की तरह है, मतलब बहुत मानी मानी हुई जगह है। और ग्लोबल एफटीआई जो है प्लैटिनम सर्विस, प्लैटिनम रेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइडर ना, राइट अप there। दुनिया में बहुत कम प्लैटिनम रेटेड है। मैं अभी आज तक उनकी फैकल्टी पे हूँ, ऑल्दो अब मेरा ज्यादा रोल हो गया है एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग करने में। और अब मेरा लेटेस्ट डेजिग्नेशन है, प्रोफेसर तो हुई फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस एट मायरा स्कूल ऑफ बिजनेस। तो हम जो फैमिली बिजनेस, फैमिली ऑफिस, फैमिली इन्वेस्टमेंट ऑफिस, उन सारे टाइप लोगों की ट्रेनिंग भी देते हैं, मेंटरिंग भी करते हैं, वन ऑन वन कोचिंग भी करते हैं, और ऐसी ऐसी चीजें हैं। अब माय लेटेस्ट थिंग इज कि अब हम जो विश्व के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं,
हम चाह रहे हैं कि ये कर्नाटका से हम जो इकोसिस्टम्स हैं उनको पहले कनेक्ट करें। मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूं जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम्स है, अब उनको भी प्लग इन करके फिर ये टुगेदर बढ़ाएंगे सारी चीज। तो लोग सोचते हैं कि यार छोटा मुंह बड़ी बात, बट ये मैं देख चुका हूँ एक्चुअली। 2005 में एज पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रानेट, मैं सीईओ था स्पेक्ट्रानेट में, और सेम टाइम मुझे उन्होंने इलेक्ट किया प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है कॉल्ड निक्सी, वो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। सो आई वाज सीईओ ऑफ स्पेक्ट्रानेट, president of Internet Service Providers Association, एंड ऑल्सो सीईओ ऑफ निक्सी। तीन रोल्स मैं हैंडल कर रहा था, और बच्चे छोटे छोटे थे, मतलब मैं डिनर खाता था अपने छोटे बेबी को हाथ में लिए, और ऐसे काम इतना हो गया था। बट विजन था कि देखो, उन दिनों साउथ कोरिया के बारे में सब बार बात करते थे, ब्रॉडबैंड इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया वाज 100 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स, इंडिया में वी वर ओनली 20 मिलियन। तो मैंने कहा यार, अब सारे रूम में थे हमारे, बीएसएनएल था, भारती था, टाटा, ये वो। मैं कहा यार 500 मिलियन तो बनता है, राइट? वी शुड डू समथिंग अबाउट दिस एंड मूव थिंग्स अलोंग। तो सब लोगों ने काम किया, मेरा तो सिर्फ बहुत ही थोड़ा था। जो हमने किया हमारी कंपनी से, वो था टू पुल फाइबर ऑल द वे टू निक्सी एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसमें और लोगों की भी जो प्रोडक्ट्स वगैरह वो राइड करने लगे। तो ये जो साइलोस बने हुए थे इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो सारे तोड़ दिए आज की डेट में। और सबकी मेहनत की वजह से हमने तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा किया, मेरे पहले भी जो आए उन्होंने काफी किया था। 940 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स, सो देख चुके हैं हम। वाओ! आज की डेट में इंडिया इज लाइक दैट, राइट? इट्स अ बेहेमथ। हमारा जो इंडिया स्टैक है, इट्स वर्ल्ड फेमस, हमारा यूपीआई सब जगह जा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और स्टार्टअप, इसलिए आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देखेंगे तो आप देखेंगे को क्रिएटिंग 100 मिलियन स्टार्टअप टुगेदर। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ, मैं आप लोगों के साथ जुड़ के काफी हम लोग कर सकते हैं। अगर दिल है, दम है और मजा भी होगा इसमें करने में। एनीवे, थोड़ा लंबा खिंच गया इंट्रो। बहुत बढ़िया खींचा, बहुत ही बढ़िया और बहुत सारी बातें आपने जो बोली हैं, दे आर एब्सोल्यूटली काइंड ऑफ लाइक प्रैक्टिकल और प्रैग्मैटिक, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, मैं आपको बहुत ज़्यादा बैक में नहीं ले जाऊँगा, लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ा-सा शायद लोगों को मदद करेगी समझने में। एक एक आपका जो फ्रॉम स्टार्टअप टू आईपीओ जो जर्नी रहा, एक तो उसको थोड़ा-सा इलैबोरेट अगर आप कर सकें कि हाउ व्हाट वाज़ द बिज़नेस एक्चुअली एंड देन व्हाट वर योर, क्या आपके असेसमेंट मॉड्यूल थे कि किसके बेसिस पे आपको लगा कि इसमें ग्रोथ इसको मिलेगी, और ग्रोथ के बाद फिर जब आप उसको आईपीओ में लेके गए, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या डिफरेंस आपको मिले रेगुलेटरी कंप्लायंस और इन सारे बेसिस को लेकर के, जो एक स्टार्टअप में शायद कम होते होंगे और एक लिस्टेड कंपनी में ज़्यादा होते होंगे? और अगर हो सके तो आप थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस बता दीजिए कि एक कंपनी क्या होती है स्टार्टअप, और एक प्राइवेट और लिस्टेड कंपनी में क्या डिफरेंस है? ओके, सो ये मल्टी लेवल क्वेश्चन है, तो मैं एक एक चीज एड्रेस करता हूँ। तो देखिए, जो जो आइडिया था, हर एक स्टार्टअप आइडिया से शुरू होता है। आइडिया कहाँ से आता है? या तो कोई चीज से आप दुखी हैं और आप कंप्लेन कर रहे हैं पूरे टाइम कि यार ये चीज क्यों नहीं इससे अच्छी तरीके से हो सकती, मेरे पास आइडिया है, उससे ज्यादा अच्छा करेंगे। और या तो कोई चीज इतनी बढ़िया की जा सकती है, मतलब कोई यूनिक इनोवेशन जो आप 20x 100x इफिशिएंसी या बेटर कर सकते हैं। सेकंड वाले का जो इनोवेशन का तो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे इलॉन मस्क ने रिसेंटली जो अपना जो बूस्टर वापस लाके खड़ा कर दिया, वो चॉपस्टिक्स यूज करके। अब सोचिए, किसी ने चॉपस्टिक्स जो हम खाना खाने के लिए यूज करते हैं उसको एक बूस्टर रॉकेट पकड़ने का इनोवेशन कर दिया। मतलब आप सोचिए क्या आइडिया था उसका, ब्रिलियंट, राइट? बट नॉर्मली क्या होता है, किसी को कुछ किसी बात पे दुख होता है, तो या दुखी किया गया होता है, तो फिर वो
पीछे पड़ के वो कर लेते हैं। तो वो जो आइडिया था कि इंडिया में भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज होने चाहिए, इंटरनेट भी होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफर्ट्स थे, अ, मेरे इंडिया वापस आने के पहले ये सब और लोगों ने किया था उस कंपनी में। वो कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। उनको आइडिया कैसे आया? क्योंकि वो जो टेलीकॉम कंपनीज थी उनके लिए वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स ले कर रही थी, और उन्होंने अपने यूज के लिए भी अपने डेटा सेंटर्स वगैरह बनाए। तो फिर किसी ने कहा यार ये तो बहुत बड़ी, मतलब ये तो रेवोल्यूशन होने वाला होगा। कि देखिए, मेरा फर्स्ट इंटरनेट अकाउंट था 1995 में, हॉटमेल किया था। हॉटमेल से रियली लोगों को समझ में आने लगा कि यार इंटरनेट भी कोई चीज है, कुछ बड़ा ही होगा इसका। तो आइडिया वहां पे था। मैं इंडिया तो आया 2000 में वापस, राइट? तो बाय दैट टाइम आइडिया और लोगों ने ऑलरेडी कुक कर दिया था। बाय दैट टाइम और लोगों ने ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू कर दिया था, जो डेटा सेंटर बन रहा था, स्टेट ऑफ द आर्ट। बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने कंसीव किया। हम लोग सब स्टार ट्रेक के फैंस थे, तो जो स्टार ट्रेक के जो इंटीरियर्स होते हैं वैसे हमने अपना डेटा सेंटर काइंड ऑफ बनाया। वो वो जो लाइट पर्पल लाइटिंग भी होती है वो सब भी, ऑल ऑफ दैट, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग आइडियाज डाले। स्काई वाज द लिमिट। किसी को कुछ नहीं पता था कि कहाँ तक जाएंगे। मतलब ब्रॉडबैंड आप छोड़िए, वहां पे आपको 25 केबीपीएस लिंक, जो सिर्फ ईमेल आप भेज सकते थे, इमेज नहीं भेज सकते, उस स्टेज पे थी मोस्ट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो क्या होता है कि क्योंकि इट्स नॉट एन एस्टैब्लिश बिजनेस, तो आपको जो नॉर्मल चीजें करनी होती हैं वो तो करनी होती हैं। अब द प्रॉब्लम है कि उस टाइम पे, एंड आई कॉल इट अ प्रॉब्लम नॉट अपॉर्चुनिटी, सब त्राही त्राही मचा रहे थे कि यार मुझे भी इंटरनेट सप्लाई करो। तो वीएसएनएल सबसे बड़ा प्लेयर था। वीएसएनएल की सबके पास वो थी, एन एमटीएनएल, वीएसएनएल एमटीएनएल, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। हम 3 सिटीज में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया एज प्राइवेट प्लेयर्स। व्हाई? बिकॉज द टेलीकॉम पॉलिसी अलाउड प्राइवेट प्लेयर्स टू कम इन। बट डेटा किसके पास था? वो इन ट्रेडिशनल कंपनीज के पास था, राइट? कि कितने हैं, क्या है। अच्छा, आप हर एक नेबरहुड में जब जाएंगे तो लोग कहते थे यार कब बिछा रहे हो, कब कर रहे हो। प्रॉब्लम इज इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी कंपनीज के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए होता है। तो एट वन पॉइंट हमारा जो बिजनेस प्लान था वो 40,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट दिखा रहा था। और सोचिए हमारा इन्वेस्टमेंट अराउंड दैट टाइम 200 करोड़ का ही था। ओके, सो इट वाज अ ह्यूज कॉस्ट। तो 3 सिटीज में तो ये लगा दिया। अब मैं क्योंकि फाइनेंस डोमेन से हूँ, मैं उनके जो मर्चेंट बैंकर्स थे जो अपॉइंट किए थे, और जो जो सीए फार्म्स वगैरह थे, उनको उनके साथ मेरी वार्तालाप चलती थी। बिजनेस मॉडल पे बहुत डिबेट और डिस्कशन होता था। इसमें एक बहुत निराली चीज है कि जब आप बिजनेस मॉडल पे डिस्कस करते हो, वेदर आप आइडिया स्टेज पे हो या बिल्कुल 40 पेज का बिजनेस प्लान जो कोई नहीं पढ़ता है कभी भी इन एनी केस, तो आपको मैकिंजी स्टाइल कम्युनिकेशन करना चाहिए। सॉरी बट कम्युनिकेशन इज अ थीम। आपको कंक्लूजन ऑलवेज देना चाहिए, और फिर आप उसको, जैसे होता है ना द मीसी पिरामिड जो बाबरा मिंटो का है फेमस, कंक्लूजन दीजिए, फिर आप नेक्स्ट लेवल ऑफ डिटेल, मेजर एलिमेंट्स, नेक्स्ट लेवल ऑफ डिटेल, माइनर एलिमेंट्स, वो सारा यूं करके ये आपको हैबिट बनाना पड़ता है। क्योंकि जब आप वीसी या जो पैसे वाले लोगों से बात करेंगे, लोग कहते हैं आपको 2 मिनट मिलता है, मैं कहता हूं आपको 7 सेकेंड्स मिलते हैं कि वो आपको सोचें कि ये क्रेडिबल पर्सन है जिसके साथ मैं नेक्स्ट 2 मिनट स्पेंड करूंगा। एंड बाय द टाइम 15 सेकेंड्स हो गए, आपको उनको इम्प्रेस करने की बहुत भारी जरूरत है।
आप कैसे दिखते हो एटसेट्रा डजंट माइंड मैटर सो मच, आप कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हो, द बॉडी लैंग्वेज, द एनर्जी यू ब्रिंग टू द टेबल एटसेट्रा, वो सबसे बड़ी चीज है, राइट? सो नाउ हम लोगों ने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो कहते हैं, फर्स्ट स्टेप, तो पहले तो हमने नेटवर्क बिछाया, फिर हमने नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए डेटा सेंटर्स वगैरह बनाए, फिर हमारे जो पॉप्स थे, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, नॉक, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, वो सारी चीजें सेटअप करी। कस्टमर्स भी आ गए, कस्टमर्स जब आते हैं कस्टमर्स में डिससैटिस्फैक्शन होता है। सो एचपी ने एक बहुत फेमस 8 पॉइंट सॉर्ट ऑफ 8 कस्टमर टच पॉइंट्स की थियरी रखी है, जिसमें कोई भी बिजनेस या सर्विस हो आपका, हाउ, या आपका कस्टमर आपको कैसे जानेगा कि आप एग्जिस्ट करते हो, कस्टमर अवेयरनेस वो कैसे कर सकता है। सेकेंडली इज वो चूज करेगा आपका प्रोडक्ट या सर्विस। थर्ड इज वो यूज करेगा आपका प्रोडक्ट और सर्विस। फोर्थ वो कंप्लेन करेगा प्रोडक्ट और सर्विस। ये बहुत क्रूशियल है कि आप इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो अगर आपका मीन टाइम बिटवीन रिपेयरिंग फॉल्ट बहुत ज्यादा है तो फिर आपका ब्रांड मर जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे सर्विस करोगे जल्द से जल्द। उसको अगर थोड़ा कॉम्पनसेशन भी दे दो। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट फॉर न्यू कस्टमर बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू रिटेनिंग एग्जिस्टिंग, ठीक है। और फिर आप उसको अपसेल करोगे। ऑफ कोर्स इसके बीच में मैं एक स्टेप भूल गया, विच इज टू बिल। यू हैव टू बिल एंड दे हैव टू पे, राइट। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमने बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस विद क्वालिटी सिस्टम्स इन द यूके, मैंने जो आईएसओ प्रोजेक्ट थी, आईएसओ 9001, वो इम्प्लीमेंट करवाया। फिर 27000 जो रिस्क के बेस में होता है सिक्योरिटी, वो सारी चीजें करी, क्योंकि ए वो ब्रांडिंग डिफरेंशिएटर्स थे। सेकेंडली काम की चीजें थी, मतलब प्रोसेस प्रोसेसाइज वे में काम होता था। तो 3 सिटीज में हमने बिछाए अपने नेटवर्क। नेगोशिएशंस शुरू हो गए थे विद द मेजर टेलीकॉम प्लेयर्स, वो सेइंग यार आप हमारे साथ आ जाओ और हम खरीद लेंगे एक्सेट्रा। सारे नेगोशिएशंस फेल हो गए। दैट्स व्हेन आई वाज सेइंग ना आपको कि भाई वो टर्न अराउंड करना पड़ा था कंपनी का। बट उससे पहले, क्योंकि हम एक डिलीवरी मैकेनिज्म इंटरनेट का हमारा था बाय केबल, इंटरनेट थ्रू केबल। तो मेरा डिस्कशन चल रहा था विद अ वेरी बिग बॉम्बे प्लेयर, और उन्होंने मुझे एक्चुअली वो तो हिंदुजा केबल के थे, रेमी हिंदुजा थे मर्चेंट बैंक स्विट्जरलैंड से। तो क्योंकि मैं अभी यूके वगैरह में था, तो पहली बार मिलते ही मतलब बहुत ही अच्छा रैपो था। तो उन्होंने कहा, हे संजय, व्हाई डोंट यू टेक डबल डिप। मैंने क्या डबल डिप क्या? उन्होंने कहा, यार देखो, तुम अभी बिछा रहे हो नेटवर्क पे, बहुत लॉस तो होगा आपकी डिवीजन में, आप लोग रिवर्स मर्जर कर दो ना, और फिर जो मेन कंपनी है उसको आईपीओ के लिए ले जाओ। वेरी गुड प्लानिंग। तो यही किया। तो उसके लिए अ, एक सर्टेन स्टेज तक पहुंचे, हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाए कि हमारे पास नेटवर्क भी है, हमारे पास कस्टमर्स भी हैं, सारी चीजें प्लेस में हैं, और इसका फ्यूचर प्लान भी, राइट। तो फिर रिवर्स मर्जर हो गया इनटू द मेन मदरशिप पुंज लॉयड। पुंज लॉयड को फिर आईपीओ पे जाना पड़ा। तो पुंज लॉयड की जो आईपीओ टीम थी वो डिफरेंट थी फ्रॉम स्पेक्ट्रानेट। मैं स्पेक्ट्रानेट में था, मैं जो चीजें हैंडल कर रहा था। उन्होंने मर्चेंट बैंकर्स के साथ मोस्ट ऑफ द नेगोशिएशन वगैरह किया। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आईपीओस। तो मैंने ड्यू ड्यू डिलिजेंस का साइड देखा फ्रॉम द अदर साइड, क्योंकि मैं जाता हूँ बीइंग अ सीए, हम फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस और लीगल ड्यू डिलिजेंस करते हैं। इस बार मैं देख उनके टीम कैसे करते हैं जो मेरे मर्चेंट बैंकर्स वगैरह। तो वो अनुभव होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अब जब मैं ट्रस्टेड एडवाइजर हूँ कंपनीज के लिए, जो स्पेशली स्टार्टअप्स, मैं उनको एक चेकलिस्ट दे देता हूँ
और कहता हूँ भाई ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। जब वो लोग आएंगे वो आपसे ये प्रश्न करेंगे, आपको जस्टिफाई करना होगा, हर एक चीज आपको ट्रांसपेरेंटली दिखाना पड़ेगा। मेंटालिटी इनिशियली एज अ स्मॉल बिजनेस और अ स्टार्टअप इज कि यार मेरी सीक्रेट्स चोरी हो जाएंगी, राइट? एक्चुअली अगर उतनी चतुराई होती लोगों में तो वो ऑलरेडी कर चुके होते हैं। सो इट्स अ बिट ऑफ अ इरैशनल फियर, बट फिर भी मैं कहता हूँ जो आपको तसल्ली दे वो आप करिए, बट इंटेंस प्रेपरेशन। सो आपका जो वन ऑफ योर थिंग्स इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए लिस्टेड कंपनी एंड अ स्टार्टअप। सो इसमें मैं स्टैनफोर्ड के जो स्टीव ब्लैंक हैं, प्रोफेसर स्टीव ब्लैंक बहुत फेमस हैं। वो उन्होंने जो बिजनेस मॉडल कैनवस है जो सब लोग यूज करते हैं, एंड उन्होंने बहुत फेमस सेइंग दी है। सो डेफिनेशन ऑफ अ स्टार्टअप इज एज फॉलोज, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ स्टार्टअप इज अ टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन सर्चिंग फॉर अ सस्टेनेबल एंड रिपीटेबल बिजनेस मॉडल। आपने कोई एक कोका कोला बोतल बेच ली, दैट्स जस्ट वन सेल। आप मिलियंस बेच पाओगे, दैट इज अ कंपनी, राइट? सो इफ यू सेल ओनली 5, 10 और वट एवर, तो आप किराना स्टोर हो। बट इफ यूर अ कंपनी और अ स्टार्टअप, मतलब छोटा इनिशियली। और इसमें मैं ये बताऊंगा कि स्टार्टअप, जैसे आप वाई कॉम्बिनेटर जाओ, जो एक्सेलरेटर, फेमस एक्सेलरेटर फॉर स्टार्टअप्स, जो पॉल ग्रेहम है, उन्होंने लिटरली बुक लिखी है ऑन लीन स्टार्टअप मेथड। वो इंसिस्ट करते हैं कि अनलेस आपकी जो सेल्स रेवेन्यू है मंथ ऑन मंथ 7% और मोर बढ़ रही है, यू आर नॉट अ स्टार्टअप। बिकॉज स्टार्टअप का जो ग्रोथ कर्व होती है वो हॉकी स्टिक लगता है। आप देखेंगे वो यूं बनाते हैं हॉकी स्टिक कर्व, बिकॉज 7% मंथ ऑन मंथ ऑन मंथ ऑन मंथ अगर वो होना चाहिए, राइट? So it's a temporary organization searching for a repeatable, sustainable business model. Company जो है, now the company has crossed how many chasms? तो खड्डे कितने क्रॉस करने पड़ते हैं स्टार्टअप में, मैं आपको बताता हूँ। पहला खड्डा है आइडिया। आप उसमें गिरते रहते हो कि यार आइडिया ब्रिलियंट आइडिया है। फिर आप थोड़ा रिसर्च करते हो, उसमें पता चलता है यार इसमें तो बहुत लोगों ने किया हुआ है। यू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बिकॉज अब थोड़ा आपने टेस्ट कर लिया, एक्साइटमेंट ऑफ being interested in your own business. So first you cross the idea chasm. Next you have to cross a minimum viable product or service. कुछ आपको दिखाना है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं बहुत ध्यान से कि कस्टमर आपको कह रहा है यार ये अगर अभी आप दे सकते हो मुझे तो मैं पैसे देने को तैयार हूं। Then you know that this is a idea that is worth converting into a minimum viable product. Minimum viable product बन गया, फिर आप आगे बढ़ते हैं। एंड ईच स्टेज पे फंडिंग भी डिफरेंट होती है। पहले आप अपनी जेब से देते हो, या व्हाट इज कॉल्ड द ट्रिपल एफ राउंड। ट्रिपल एफ स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूल्स, मतलब इस जोक के तौर पे सिलिकॉन वैली में कहते हैं। फिर आप मिनिमम वायबल प्रोडक्ट पहुंचते ही फिर आपको एंजल इन्वेस्टर मिलता है। एंजल इन्वेस्टर सिर्फ आपको देख रहा है, दे आर बेटिंग ऑन यू ओनली। ऑफ कोर्स दे लाइक द मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, बट मेनली वो कह रहे हैं यार ये बंदा सही है, इस पे पैसे लगाने का। फिर आपको जाना पड़ता है टू व्हाट इज कॉल्ड सोल्यूशन मोड, वेयर आप दिखा रहे हो प्रोडक्ट, तो लोग कह रहे हैं, काफी सारे लोग कह रहे हैं हाँ यार ये हमारा प्रॉब्लम है, ये इज अ गुड फिट फॉर इट, हो गया। फिर आप आते हो द टफेस्ट chasm व्हिच इज, अब प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट है, अब आपको उसको बेचना है, व्हिच मींस प्रोडक्ट मार्केट फिट, राइट? अर्लियर स्टेजेस में आपका होता है फाउंडर सॉल्यूशन फिट।
इसमें बहुत दिक्कत होती है प्रोडक्ट मार्केट फिट में, बिकॉज एक्चुअली इट इज ऑल्सो फाउंडर मार्केट फिट. कभी कभी आपने सुना होगा कि अ, लोग कहते हैं यार ये सीईओ को बदलो, राइट? दैट्स अ गुड एग्जांपल कि यार मार्केट इज सेइंग नहीं यार नहीं करना है. मोस्ट रिसेंटली इन अ मैच्योर कंपनी आपको देखने को मिला स्टारबक्स में. जो बंदा था उसको बदल दिया उसने, एक ओवरनाइट थ्रोन आउट. व्हाई? बिकॉज द इन्वेस्टर्स, द मेन इन्वेस्टर्स थॉट यार ये बंदा जो हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है उस पर नहीं ले जा पाएगा. सो इट्स अ फंक्शन ऑफ दैट. सो मोस्टली देन यू आर डूइंग प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट. जो अगर जो ग्रोथ कर्व होता है यहां तक जो मिड, उसके बाद हाइपर ग्रोथ हो जाता है. देन यू सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आफ्टर दैट, बिकॉज व्हेन यू सॉल्व प्रोडक्ट मार्केट फिट, फिर तो it becomes a lot easier. One of the main things that we as investors or the VCs and all look for is break even point तक आप पहुंचे या नहीं. So if you met your break even point, which means कि जो आपका contribution है per unit is able to cover the fixed costs of running your business. And ये मैं accounting terms नहीं कह रहा हूं आपको, ये मैं actually these are things that हर एक अगर टीम के सीईओ के हाथ में नहीं है ऑन द फिंगर टिप्स, इन्वेस्टर्स आर वेरी रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट. तो सीईओ का बड़ा डिफिकल्ट रोल है, स्पेशली फाउंडर सीईओ. उनको कम्युनिकेट करना है, इंस्पायर करना है सबको, अपने नंबर्स पे कंट्रोल रखना है, बेचना है. कोई कस्टमर कंप्लेन करता है उसको डील करना है प्रॉपर्ली ताकि वो कस्टमर को रखे, बांध के रखे, because new acquisition means big cost, right? फिर आपके बाद में चीजें होती हैं which are related to, जब आप कंपनी बन जाते हो. So at pre-break even stage, we call it 3 C's you have to be careful about. Customer, capacity, आपके पास capacity है customers को serve करने के लिए, the market, cash flow. So whether you talk to Warren Buffett or any of the finance professors from Harvard या किसी भी, कैश फ्लो, सब लोग कैश फ्लो अकाउंटिंग करते हैं. अब नाउ ये बिकॉज सीएस एटसेट्रा मोस्ट पीपल आर यूज्ड टू यार वो पीएनएल बैलेंस शीट ये वो एंड अक्रूवल्स इन दिस. नो, यू नो फाइनेंस बैलेंस शीट्स विद कैश एज द मेन ड्राइवर. सो अगर किसी को इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, दे शुड लुक अप प्रोफेसर आशवात दामोदरन, जो एनवायू स्टर्न के बहुत फेमस वैल्यूएशन गुरु हैं. तो वो भी बताएं. सो एक्चुअली जो वो बैलेंस शीट बनाते हैं इट्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल बैलेंस शीट. उसमें क्या होता है, देयर इज अ लाइन फॉर ग्रोथ एसेट्स एंड फंडिंग फॉर ग्रोथ assets on both sides of the balance sheet. Okay, so big companies are looking at life very differently. A listed company is just basically portfolio management. Each new project that comes for approval, उनको एक थ्रेशोल्ड होता है इवैल्यूएशन का, द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसका. मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाना चाह रहा हूं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू. तो जो डेट इक्विटी रेशियो के बीच में आप कैसे फाइनेंसिंग करेंगे, जो ग्रोथ लाएगा नया प्रोजेक्ट, हाउ इज इट गोइंग टू बी फाइनेंस, बिकम्स देयर होल व्यू. सो मेनी इयर्स यू विल सी कि लिस्टेड कंपनी जो है वो डिविडेंड दे देगी, राइट, या अपने शेयर्स बाय बैक कर लेगी. दीज आर सिग्नल्स टू टेल यू कि the management of that company could not find any project जिसमें वो पैसा लगा सकते थे जो उनको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा रिटर्न देगा. उन लोग सोचते हैं यार बड़े मुझे डिविडेंड मिल गया, एक्चुअली आपकी कंपनी के रन आउट ऑफ आइडियाज, उनमें इनोवेशन गैप है. अब मैं क्यों ये हार्श चीज कह रहा हूँ, एप्पल जो, अगर आप उनके वगैरह में देखें, उनकी जो R&D बजट है past 5-10 years or whatever, on average between 10 billion to 40 billion dollars R&D में लगा रहे हैं.
because they don't want to get to the stage where they have to just return back money. Dividend is returning back money अपने shareholders के लिए, right? Whereas जो startup होता है, startup तो return कर ही नहीं सकता initial stage पे, because they are climbing that hockey stick. Whereas the big company is beyond product market fit, वो growth पे ही focus कर रहा है. So he can only grow if his weighted average cost of capital return से ज्यादा हर एक नया project वो लेता है वो देगा उसको. Yeah, so it's different focus. This guy is here, यूं चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो sales revenue grow करो 7%, 7%. This guy is looking at net profit needs to be more than weighted average cost of capital. And therefore, instead of 3 C's, जो listed company होती है वो 3 P's होता है. So 3 P's is people, which means HRMS and HR management and everything has to be A1. Process, which is एकदम systematically हर एक चीज चलती है. And last but not least, profit. Because now that accounting profitability and all the fancy stuff, जो accounting standards and auditing standards वगैरह के मुताबिक जो आपके जो listed company accounts बनते हैं, वो that becomes important. But never losing sight of the last C of the 3 C's earlier, cash flow. जितना आप cash flow generate करेंगे अपने ऑपरेशन से, अपने बिजनेस से, आपका फायदा रहेगा and you will sustain, you know. Of course, now with AI first becoming the new world, we don't know. Now we have no idea. जो भी कहता है कि नहीं नहीं हम सही रहेंगे, lot of people रहेंगे ही नहीं because of the disruption. Anyway, तो आई थिंक यू आंसर इट बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने और बहुत ही सैटिस्फैक्टरी आंसर मेरे दृष्टिकोण से है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि आजकल एआई सब जगह होराइज़न पे है, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एआई और स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है, इसमें आप किस तरह की ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं? देख रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट अभी मैं इन्वॉल्व हूँ तो मैं बता नहीं सकता हूँ, पर वो उनकी अनाउंसमेंट वगैरह होगी. जैसे इंटरनेट था जब मैं वापस इंडिया में आया, जी, जी। एआई उस स्टेज पे, सनराइज इंडस्ट्री है, ये इतने जॉब्स क्रिएट करने वाला है. वाइल्स्ट ऑन द अदर हैंड जो नॉर्मल कमोडिटी टाइप जॉब्स हैं जो वैल्यू ज्यादा ऐड नहीं करते जो जाएंगे, इक्वली ह्यूज नंबर ऑफ जॉब्स आर गोइंग टू बी क्रिएटेड. वेदर दे विल बी, वी डोंट नो. बट ऐसा नहीं है कि वो जो लोग कहते हैं ना जॉबलेस ग्रोथ होने वाली है, ऐसा नहीं है. बिकॉज पहले मैं क्यों कह रहा हूँ, Satya Nadella ने already कह दिया है कि Microsoft itself is going to train 2 million people in AI and you know all kinds of other associated technologies. That's a drop in the ocean. इतनी ट्रेनिंग आप देखेंगे अब in the next years till 2030 कि बहुत ज्यादा बदलने वाला है. And AI actually is a game changer for startups. जो startups master कर सकता है doing things better, cheaper, faster, will win the race. Because जो large companies होती हैं, उनको pivot करने में time लगता है. अब मुझे ही देखिए, अब सोचिए कि मैं corporate training देता हूँ, and some of the corporate training जो मैं करता हूँ वो MNCs हैं, traditional industries जो mining से related हैं या कोई और ऐसी. जो मेरा सेशन अब होता है फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस मैनेजर्स में, उसमें मैं उन लोगों को सिखाता हूं कि आप जो लिस्टेड कंपनी अकाउंट्स हैं, बिकॉज दीज आर लार्ज लिस्टेड कंपनीज, उसको आप कैसे एनालाइज करते हैं ट्रेडिशनली. सो नॉर्मली एक्सेल टेम्पलेट होता है, उसमें यू प्लग इन नंबर्स एंड आपको कुछ समझ में आता है. ये एक्सरसाइज होता है. एक्चुअली मैं मेरे जो सेशंस जितने भी होते हैं 20% ज्ञान, गुरु ज्ञान एंड थियरी, 80% प्रैक्टिकल, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा. बिकॉज आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स इन हाउ डू वी डू इट.
कम ऑन, एंड हाउ मच, कितना? राइट? सो 1.5 घंटे लगते हैं पूरे, मान लो 20 लोग हैं, ट्रेनिंग हो रही है, वो इसमें करते हैं। तो फिर हम लंच करते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ यार तुम लोगों ने 1.5 घंटे लगाए, अब मैं दिखाता हूँ आपको 10 मिनट में सेम काम हम करते हैं। तो कहते नहीं सर, नहीं हो सकता है। चलो दिखा देते हैं। चैट जीपीटी 4.0 करके सेम चीज है जो उन्होंने पेन टेकिंगली किया एक्सेल के करके, और ये वो यूं करके मिल गया। और फिर मैं उन्हें दिखाता हूँ प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेट 300 पेज का लिस्टेड कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउ डू यू एनालाइज इट फॉर वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स, कि इफ दे आर इन अ कंपीटिंग इंडस्ट्री, कि उनका बिजनेस मॉडल और आपके बिजनेस मॉडल में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो उनके लोग बात कर रहे हैं, जो शायद आपके लोगों ने बात नहीं की है। रियली गुड स्टफ। इनफैक्ट एक जो ट्रेनिंग कंपनी जिससे मैं एसोसिएटेड हूं, उन्होंने ये टास्क किया था कि हम एक टास्क करेंगे कि हम कंपेरेटर एनालिसिस करेंगे और उसमें देखेंगे कि हम अपनी कंपनी के लिए $1 million ऑफ प्रोजेक्ट देखेंगे। अब आप सोचिए 20 लोगों में 7 लोगों ने 7 डिफरेंट एरियाज में $1 million एंड मोर की अपॉर्चुनिटी देख ली, फ्रॉम एनालाइजिंग हमारा ही बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्सेस कंपेरेटर्स। व्हाई कंपेरेटर्स? बिकॉज कंपेरेटर्स आर स्कैनिंग द मार्केट सेम एज यू आर, राइट? तो ये चीजें हैं। मैंने अपने आप 300 घंटे पढ़ाई की है एआई में, बट नॉट फ्रॉम कि ये एल्गोरिदम है और वो माई थिंग इज प्योरली, यार मैं अपने अपने लिए और अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने जो कोचीज हैं, जो मैं कोच करता हूँ, फाउंडर्स और जो कंपनीज हैं, उनका जो प्रैक्टिकल रोल है कैसे करें। सो फॉर इंस्टेंस चैट जीपीटी 4o में एक एलएलएम किसी ने बनाया एचआर पे। उस एचआर एलएलएम में आप जाइए, आप पूरा मैनुअल आप बना सकते हैं लिटरली 10 मिनट में, एक कंपनी का। जो जो कह रहे थे ना, जो लिस्टेड कंपनी, पीपल, प्रोसेस एंड प्रॉफिट, तो पीपल साइड का तो इतना वो मतलब किया है। ऐसा नहीं कि वो सब कुछ सही होता है, आपको फिर अपना दिमाग लगाना होगा और जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं उनसे वेरीफाई कराना होगा। बट इंस्टेड ऑफ डेज एंड मंथ्स, आपने टाइम कंप्रेस कर लिया। सो नाउ योर एबिलिटी टू, जैसे मार्केट में जाके आप को लड़ने की जो क्षमता होती है, बहुत इंप्रूव हो जाता है। सो इट्स अ सुपर पावर। बहुत होने वाला है इस पे, बहुत ज्यादा। बहुत स्कैमी भी है, ऐसा नहीं है कि सब बढ़िया है। बिल्कुल सब बढ़िया नहीं है। और मेनी प्लेसेस जो लोग कह रहे हैं कि एआई है, वो एआई नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैं आईआईटी बीएचयू के बहुत ही डिटेल्ड एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में। वो अपना अपना ही वो लॉन्च कर रहे हैं एक्सेट्रा, उन्होंने मुझे दिखा दिया है। वो एनालाइज कर देते हैं वो। मैं कहता हूँ यार ये फलाना कंपनी है, वो उनकी वेबसाइट पे जाके उनकी जो चीजें देख के मुझे लिटरली इन हाफ एन आवर बता देंगे कि यार ये सब बकवास है। और इसलिए बकवास है, ये नहीं कि प्रेजुडिस्ड है, राइट? तो एक प्रश्न है सर, आपके दृष्टिकोण से एआई का डेफिनिशन क्या है? ऑब्वियसली कॉर्पोरेट इम्प्लीकेशंस उसके अलग हो सकते हैं, बट एआई एज़ अ डिफाइन्ड टर्म क्या क्या कहते हैं आप कि एआई है क्या? सो मेरी डेफिनेशन में ये है कि एक्चुअली ये दिस गोज इनटू द realms ऑफ फिलोसफी नाउ, यू नो। सो लेट्स ब्रेक अप द टर्म। आर्टिफिशियल मीन्स नॉन ह्यूमन फॉर मी, मैं कह रहा हूं, या नॉन ह्यूमन। इंटेलिजेंस इज ऑफ कोर्स द एबिलिटी। इंटेलिजेंस में क्या होता है? इंटेलिजेंस में द एबिलिटी टू consume a lot of data, make meaningful relationships between the data, कि ये चीजें क्यों मैटर करती हैं, डिस्कवर थीम्स एंड इंसाइट्स, मतलब आप उस डेटा को थोड़ा जब
प्ले करते हैं रॉ डेटा के साथ, थोड़ा उसको इंजेस्ट करते हो, व्हाट इज कॉल्ड LLMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, और फिर उसको फाइनली द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस वर्सेस जस्ट फैक्ट्स इज कि आप उन फैक्ट्स को इस वे में असेंबल करके, रिलेशनशिप्स मैप करके कुछ यूजफुल चीज बता सकते हो किसी किसी भी टॉपिक के बारे में। सो क्या हो रहा है, अब हम नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो फिर बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन उठता है, तो व्हाट इज ह्यूमन, व्हाट डिफाइंस अस एज ह्यूमन? हम कैसे कह सकते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग है? अगर हम कहें कि अच्छा हमारे पास बॉडी है, तो जानवरों के पास भी है, तो व्हाट इज ह्यूमन अबाउट यू? तो देन यू से अच्छा फिर हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है चीजें सीखने के लिए और पैटर्न्स निकालने के लिए, और जो इमोशंस हैं और सो ऑन, जिससे वो तो एनिमल्स में भी है। आप हाई लेवल थिंकिंग एनिमल्स, डॉल्फिन्स को देख लो, अदर्स, बल्कि उनकी तो हमारे से ज्यादा है। दे यूज सोनार, दे यूज अदर थिंग्स जो नेचुरल फ्रॉम द बॉडी। सो यू नो, यू सी व्हाट आई एम सेइंग, जितना आप देखोगे उतने क्वेश्चंस उठते रहते हैं। एंड अल्टीमेटली अभी तो मतलब 2 साल से तो वो ये बात कर रहे हैं कि इट अपियर्स कि ये पूरा यूनिवर्स एक सिमुलेशन है। तो अब हम आ गए अपने वेदांता पे भी, फिर अब जो हमारी जो वैदिक फिलॉसफी एटसेट्रा, व्हिच हैज नेवर बीन रिफ्यूटेड। नो वन हैज बीन एबल टू से कि जो हम हमारे जो पूर्वज थे वो दे वर टॉकिंग नॉनसेंस। बिकॉज जो हमारी ऋग्वेद भी है, उसमें जो पहली जो हिम है, द क्रिएशन हिम, उसमें ही वो प्रश्न उठा देते हैं। वो कहते हैं कि शायद जिस विधाता नासदीय ने सब कुछ सुख। बताया है जी, वो जानते हैं या शायद नहीं जानते, राइट? क्वेश्चन पे आ गए। तो जब हम उस ट्रेडिशंस ऑफ सीकर्स से आते हैं, हम बिलीवर्स नहीं है, यू नो, तो हमारे लिए वे जस्ट सीकिंग। तो very hard question to answer, frankly, for me, because of the way I, you know, think. तो सर आपके दृष्टिकोण से ये लगता है कि जैसे पहले कुछ समय पहले एनएफटी चल रहा था, फिर ब्लॉकचेन का भी बड़ा 2-3 साल पहले काफ़ी ज़्यादा था, फिर अभी एआई का बहुत ज़्यादा बात चल रहा है। जैसा आपने कहा कि 2030 के आस-पास आप एक बहुत बड़ा ट्रांज़िशन देख रहे हैं बिकॉज़ ऑब्वियसली आईएसपी का आपने देखा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का, और उसके बाद आप एआई के थ्रू एक नया ट्रांज़िशन देख रहे हैं। तो ये जो ट्रांज़िशन वर्ल्ड होगा, इसमें आपकी जो कोर जो कम्युनिकेशन का जो पॉइंट आपने रखा, वो कहाँ पे और कितना लेवल तक आगे क्या उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी लोगों को और? क्योंकि अगर एआई मैनेज कर लेगी कम्युनिकेशन या नहीं कर पाएगी, तो उस पे थोड़ा-सा अगर आप कुछ अपना ओपिनियन दें। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज सब लोग ये कह रहे हैं कि एआई की कैपेबिलिटी ये हो गई है कि वो आपकी और मेरी वॉइस को भी मिमिक कर सकते हैं। तो जिस प्राइड, पैशन, इमोशनल कंटेंट वगैरह जो हम देते हैं, विच डिफाइंस अस एज ह्यूमन बीइंग्स, अगर एआई भी उसी वे में पूरा मिमिक करके कर लेगा, तो फिर रही क्या गया है? तो फिर तो हम उस साइंटिफिक थॉट पे, साइंटिफिक अमेरिकन थॉट पे कि द होल यूनिवर्स इज अ सिमुलेशन, तो एक तौर पे हम लिविंग ब्रीदिंग ह्यूमन बीइंग्स उसी इमोशन और उसी के साथ कर रहे हैं। बट इक्वली जो हमारा एआई टूल है वो भी वही कर पा रहा है। बल्कि इलॉन मस्क जैसे थिंकर्स हैं जो कहते हैं कि हम अभी वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे ऑलरेडी पहुंचने ही वाले हैं, और फिर एआई में जो एडवांसेस होंगे, वो एआई सॉर्ट ऑफ जो आर्टिफिशियल एआई आर्टिफिशियल है, वो मिलियन टाइम्स एंड मोर से आगे निकल जाएगा। तो फिर क्या होता है, फिर हमें देखना पड़ता है कि उन सोसाइटीज में जहाँ पे मोर इंटेलिजेंट ह्यूमंस आते हैं, या जिन ह्यूमन के पास बेटर वेपन्स या टूल्स हैं अगेंस्ट लेस लेसर इन दैट सेंस ह्यूमंस, तो ये लोग गुलाम बन जाते हैं उसका। तो ये बहुत बड़ा एक मॉरल डायलेमा भी है, बल्कि ये साइंस फिक्शन के रेल्म में आ जाता है। बहुत पहले एक
बुक आई थी आई रोबोट, राइट? तो आई रोबोट में उसके लिए ग्राउंड रूल्स दिए हुए थे विच वर लाइक इट, सो द रोबोट कुड नॉट किल अ ह्यूमन बीइंग, राइट? वेयर आज की डेट में अगर आप देखेंगे जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं वर्ल्ड वाइड, वो चीजें बना रहे हैं, जो टाइप ऑफ रोबो सोल्जर्स वगैरह वगैरह, वो ऐसे एक्चुअली बना रहे हैं जो आप विल हार्म एंड किल ह्यूमन बीइंग्स। तो चेक्स एंड बैलेंसेस रखने का बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बट मान लीजिए आपने कह दिया ये आपको जान से नहीं मार सकता है, बट आपसे मिलियन टाइम्स मोर इंटेलिजेंट है, सिंपली बिकॉज उसको, अनलाइक अस जो हम लिमिटेड डेटाबेस है हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में, बट वो थ्रू नेटवर्किंग, so internet was the enabler of this, right? And internet and networking has been around forever almost, मतलब last 100 years का तो आप सोच ही लीजिए कि algorithms this that yeah. तो अगर उसके पास वो सारा है कि पूरी विश्व में जाके वो उठा के ये सब कर सकता है आपके कंपैरिजन में, देन वेयर डज इट लीव कम्युनिकेशन? बिकॉज आपका क्वेश्चन था जो अभी हम स्ट्रेस कर रहे हैं टिल 2030 और सो, जो एक्चुअली दिस वाज one of those स्टडी थी। things about the hybrid workplace, because hybrid workplace में हमें, जैसे अभी भी हम hybrid mode में communicate कर रहे हैं, we are two pictures on screens and we are talking to each other through the magic of digital technology, right? तो हाइब्रिड मोड में हम कर रहे हैं। नाउ अगर मेरी कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत रिजर्व्ड होती, आपको बहुत डिस्कंफर्ट महसूस होना शुरू हो जाता है, बिकॉज विजुअली आप देख सकते हो कि मैं क्या हूं, मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। 70% of communication is non-verbal. You see, so even that तो इसलिए कम्युनिकेशन रिमेन्स रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स के बीच में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा महत्व रखता है इंस्टेड ऑफ दिस। अब आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, आप किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाइए, एज यू हैव, मैं भी गया हूँ बहुत जगहों पे जहाँ पे हमें उनकी भाषा समझ में नहीं है, बट फिर भी हम मैनेज कर लेते हैं, आंखों आंखों में स्माइल करके, पॉइंट के, ये वो हम कर लेते हैं, राइट? नाउ एआई विल एनहांस इट इन दिस वे कि अब जो, जैसे हमारा मोबाइल फोन है, मान लो मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मुझे भाषा नहीं पता है, तो मैं मोबाइल फोन यूं पकड़ के, मैं इसमें आपसे, आप मैं मान लो हिंदी में बोल रहा हूं कि सर आप बता सकते हैं कि ये जो चीज है इसका कॉस्ट क्या है, बट ये जो बोल रहा है मोबाइल फोन आपको, वो आपकी भाषा में बता रहा है, और आप बता देंगे आप अपनी भाषा में कि ये है वो है एटसेट्रा। दिस जस्ट वन सिंपल यूज केस टुवर्ड्स कम्युनिकेशन आल्सो। सो एआई हेल्प बहुत करने वाला है। एंड सम कंडीशंस, जैसे मेरे बेटे को ऑटिज्म है जिसमें वो, उसका स्पीच सेंटर है ऑब्वियसली इज नॉट कोऑर्डिनेटिंग वेल, लेट्स सी, विद नैनो मेडिसिन वगैरह वगैरह, मान लो वो एरियाज जो ब्रेन के हैं उनको sort of develop करके maybe more can be done. So like I said, I don't know, अभी हम तो यही देख रहे हैं, और हमारा धर्म क्या है कि जितना हम सीख सकते हैं, being a lifelong learner, even if you're an entrepreneur or in a job or you're an executive CXO etc, अगर आपका कमिटमेंट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, it's the only way you can basically keep up, knowing very well कि at some point AI will be whatever million times smarter than you are and so on and so forth, right? So तो सर कम्युनिकेशन की जो स्ट्रैटेजी आपकी अब जो है एआई को विज़न में रखते हुए, वो अभी किस ट्रांज़िशन को देख रही है? लोगों को अब कम्युनिकेशन में क्या एआई को अपने एंगेज करना चाहिए? दे दे शुड वर्क विद एआई एंड ट्राई टू हैव मोर अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या ह्यूमन लेवल का कोई एक अलग सिनेरियो है जिसको उनको कम्युनिकेट करना चाहिए? जैसे आपने कहा 70% जो है वो नॉन वर्बल है। so very good question. So firstly, आपका जो AI का प्रश्न है इसमें मैं उससे डील करता हूँ। So बहुत सालों से, क्योंकि मैं
एक्चुअली बैंगलोर मेरे फादर आए थे 1969 में, जब हम बच्चे ही थे, और वापस मैं आ गया बैंगलोर में पापा को लाके 2011 में। बट सिंस देन टिल अर्ली दिस ईयर मैं कन्नड़ा सीखना चाह रहा हूँ, बिकॉज मुझे जहाँ पे भी मैं लोकली रहता हूँ मुझे उनकी भाषा बोलने में अच्छा लगता है। कन्नड़ा बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। वो करीब 60% से ज्यादा संस्कृत के शब्द हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं। बट वही है कि बिजी हैं, टाइम नहीं है किसी को जाके सीखने का, और ये वो, और ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होते हैं। एक बंदे ने ऐप निकाला है, लर्न कन्नड़ा। मैं पिकअप कर रहा हूँ एंड आई एम लर्निंग एट अ पेस दैट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट दिस एआई टूल दैट आई हैव इन माय हैंड, राइट? तो it's enhancing me. I'm becoming so artificial intelligence for an augmented human. I'm getting augmented and enhanced because AI है। अब आप सोचिए, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ लोग हैं बहुत ब्रिलियंट हैं बट उनको फिजिकल डिसेबिलिटी ऐसी हो गई है कि वो उनके हाथ पैर नहीं चलते। अब एआई की वजह से आप जैसे वो टर्मिनेटर सीरीज वगैरह जो दिखते हैं ना, आपको एक्सोस्केलेटन जो बहुत हल्के तौर पे होगा, कोई बहुत ही कार्बन फाइबर या वगैरह का, वो अटैच करके अपनी बॉडी के साथ वो आपको पूरा शक्ति दे देगा उठने बैठने ये करने वो करने के लिए, एआई के साथ। तो वो सारी चीजें भी हैं। अब जो नेगेटिव साइड है वो पूरा डिफेंस इंडस्ट्री में आप देखोगे दुनिया में, कि आप किसी और ह्यूमन बीइंग को कैसे हार्म कर सकते हो वगैरह, वो भी है। तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको दोनों तरफ देखते हुए अपना पाथ चूज करना चाहिए। आई सी इट ओनली एन अपॉर्चुनिटी आउट हियर। तो तो आप मेरे आप ख्याल से मेरे ख्याल से हार्मोनियस हार्मोनियस वाली वाली लाइफ को लाइफ को ज़्यादा ज़्यादा प्रेफर प्रेफर करते हैं करते हैं बजाय कि बजाय कि डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट एस्पेक्ट ऑफ ऑफ डिफेंस डिफेंस इंडस्ट्री हो। इंडस्ट्री हो। जी बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए जब हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, हमारे जो धार्मिक गुरु हैं, दैट मीन्स ना कि पूरी पूरी दुनिया क्या, पूरा ब्रह्मांड एक एक है, एक ही फैमिली है। तो फिर हमें कॉन्शियसली हार्म नहीं करना चाहिए किसी चीज को। हर एक चीज में सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ हार्म होता है। आफ्टर ऑल जब हम सैलेड भी खाते हैं तो उन्होंने, साइंटिस्ट ने दिखा दिया है कि प्लांट्स भी चिल्लाते हैं जब आप उनको खाते हैं। तो मतलब एट अ बेसिक लेवल, बट जितना आप अवॉइड कर सकते हैं हार्मफुल चीजें, और जितना आप अपस्किल कर सकते हैं अपने आप को, कॉन्स्टेंटली स्टे करिए। बिकॉज देर इज नो एज लिमिट टू लर्निंग। बिकॉज मेरे बेटे को ऑटिज्म है, मैंने बहुत रिसर्च किया है माइंड प्लास्टिसिटी के बारे में, एंड इनफैक्ट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में बहुत अच्छी रिसर्च हुई है, एंड इंडियन साइंटिस्ट स्पेशली वहां पे हैं। सो till your dying day you can be learning something, and if you're committed to it, आप करते ही चले जाओगे, और वो उसमें आपका फायदा है। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, या कोचिंग दे रहे हैं लोगों को, या ट्रेनिंग दे रहे हैं एक्सेट्रा, उन सब की भलाई है कि आप अपने आप को अपस्किल करते रहे, आपका लेवल बढ़ता रहे, अच्छा रहे, यू नो सो यही मैं शेयर करना चाहता थैंक यू सो मच सर। सो एआई ऑब्वियसली आप जो एआई के साथ काम कर रहे हैं, बाकी लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं एआई के ऊपर। इसमें ख़ैर जो आप कर रहे हैं ऑब्वियसली उसको शेयर मत करिए क्योंकि हो सकता है कि उनकी कुछ अपनी लिमिटेशंस होंगी। बट कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि लोगों को करना चाहिए, लोग नहीं कर रहे हैं, क्या पता लोगों को उससे इंस्पिरेशन मिल जाए, वो करना शुरू कर दें? सो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने अभी ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं एआई में, जो रेलेवेंट हैं आपकी, या तो जॉब फंक्शन के लिए, या अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं कुछ, आप जरूर उसमें टाइम लगा दीजिए, और वो टाइम लगाइए जो आपके हाथ में है। ऑनलाइन इतने कोर्सेज हैं, स्टैनफोर्ड के बहुत ही बढ़िया कोर्सेज आते हैं, वो कोर्सेरा में भी कोर्सेज हैं, और ये वो आप करिए, फिर अपने प्रैक्टिकली अप्लाई करिए। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे और यूज करेंगे इस टेक्नोलॉजी को, उतना ही ज्यादा आपकी जो प्रोफिशिएंसी है वो बढ़ती ही चली जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
एक लिंक्डइन में हर हर रोज कोई ना कोई मुझे पुकार देता है कि भाई आप मेरे से कनेक्ट करेंगे, कोई कोई कहते हैं कि जी हम कंसल्टिंग करते हैं, आप आपका अच्छा फिट है हमारे साथ वगैरह वगैरह। सो लेटेस्ट चीज था, देयर वाज सम जो एक एचआर एंड लीडरशिप कोचिंग की कंसल्टेंट थी, और वो सेम जो एमएनसीज मैं भी करता हूँ वो भी करती हैं। तो उन्होंने कहा जी आप हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो मैं कहा देखिए, मैं आपसे बात करने से पहले देखना चाहूंगा कि विच आर द एरियाज ऑफ कॉमनैलिटी और व्हाट आर द एरियाज ऑफ डिस्पर्जन। तो उनका जो पीडीएफ था सीवी का उन्होंने भेजा, मैंने इंजेस्ट किया इनटू चैट जीपीटी। मेरा तो मैंने डाला ही हुआ था, और मैं चैट जीपीटी से कह दिया कि आप टैबुलर फॉर्मेट में आउटपुट कर दो कि ये एरियाज हैं और किस चीज में हमें कोलैबोरेट करना चाहिए। मिल गया। फिर उन स्पेसिफिक कोलैबोरेशन चीजों के बारे में ही हमने एजेंडा लिखा मीटिंग के लिए। मीटिंग बहुत अच्छी गई बिकॉज ऑफ दिस। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। नहीं तो पहले क्या होता कि चलो मिल लेते हैं, बात करते हैं, फिर उन्होंने कुछ बात करी, मैंने कुछ बात करी, उन्होंने कुछ समझा, मैंने कुछ समझा, फिर डिस्कशन हुआ, फिर वो मतलब 5-6 महीने लग गए बिफोर फाइंडिंग आउट कि यार ये दो काम हैं जिस पे हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं, जहां पे हम जब सेम क्लाइंट के आगे होंगे तो क्लाइंट को बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज उनको दिखेगा कि यार इसके गैप्स ये कवर कर रहा है एंड वाइस वर्सा। सो जस्ट वन एग्जांपल। दैट्स अ ग्रेट एग्जांपल सर, बहुत बढ़िया। तो टाइम सेविंग, एफिशिएंसी और एग्जैक्ट टू द पॉइंट कन्वर्सेशन को आपने जो है काफ़ी सिंप्लीफाइड कर दिया इस प्रोसेस के थ्रू। वेरी वेल। अच्छा सर, ये आपका जो मैं थोड़ा टॉपिक चेंज करूँगा बिकॉज़ आई थिंक एआई पे हमने काफ़ी फोकस कर लिया और आपकी वो तो जर्नी डेफिनेटली होती है। लेट्स टॉक अबाउट रियल इंटेलिजेंस। नहीं, मैं आपका ये प्रोफ़ेसर का जो आपका जो रोल है, इस पे थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ और ये मायरा स्कूल आपका जो है, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए सर, ये किस तरह का सेटअप है और आप लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे? क्या सिर्फ़ एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं या नॉर्मल एज़ अ काइंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं एंड देन आप किस तरह से किन एरियाज़ पे फ़ोकस कर फोकस रहे हैं? कर रहे हैं। जी, वेरी गुड क्वेश्चन। सो मायरा स्कूल ऑफ बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग संस्था है। उसके जो प्रमोटर हैं वो जो मैसूर रॉयल फैमिली है। सो मैसूर रॉयल फैमिली के पास एक फाउंडेशन है जिसको कहते हैं भैरुंडा फाउंडेशन। भैरुंडा फाउंडेशन के 3 पिलर्स हैं। वन इज कि मैसूर को साइबर सिक्योरिटी का हब नॉट ओनली फॉर इंडिया बट पूरी दुनिया के लिए बनाना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा एम्बिशन है। सेकेंडली दे वांट टू मेक इट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। Thirdly, it is for impact and raising up society's level and preservation of culture, lakes and forests, environment का पूरा है। तो इनके 3 मेन पिलर्स हैं। अब जो रॉयल फाउंडेशन है वो पार्टनर करता है with people who can actually on ground run hard and fast with it. तो मायरा बिजनेस स्कूल एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन द रॉयल फाउंडेशन एंड अ न्यू कंपनी। ये दिस हैज बीन अराउंड सिंस 2014, so nearly 10 years since that has been going on. And शुरुआत से ही क्योंकि जो लोग थे बहुत अच्छे लोग मिले जुड़े एटसेट्रा, दे सेड कि इंडिया में एमबीए तो जहां जहां आप जाएंगे, एमबीए हुआ या कोई भी कोर्सेज सभी लोग पढ़ाते हैं, तो डिफरेंशिएटर क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएटर उन्होंने कहा कि इनोवेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, हैंड्स ऑन होना चाहिए, प्रैक्टिकली ओरिएंटेड होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट कि जब जो बच्चा आता है 2 साल के लिए, उसको जॉब मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जिस वे में पढ़ाया जाता है और जो पूरी चीजें हैं उससे वो होता है। तो ग्रेट एम्फेसिस ऑन क्रिएटिविटी, ऑन इनोवेशन एटसेट्रा। मैं इनके साथ आया क्योंकि एक और
ग्रुप में मैं मेंबर हूँ विच इज कॉल्ड कॉन्शियस लिविंग सेंटर। उसकी जो प्रमोटर हैं अर्चना कृष्णमूर्ति, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था मायरा स्कूल ऑफ बिजनेस में, बिकॉज उस टाइम पे वो चाह रहे थे कि जो एमबीए स्टूडेंट्स हैं उनको हम कैसे प्रिपेयर करें एम्प्लॉयबिलिटी के लिए। सो एम्प्लॉयबिलिटी में क्या होता है, जब जॉब इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं प्लेसमेंट लेने के लिए, तो फर्स्ट तो कंपनी अपना इंटरनल टेस्ट देता है बच्चों को, बट सेकेंडली जो बच्चे हैं उनको हम फर्दर पॉलिश कर सकते हैं या नहीं, यू नो, इन देयर वे दे प्रेजेंट देमसेल्व्स, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। अब ये नीड एक्चुअली मैंने वाधवानी फाउंडेशन में जब मैंने को डेवलप और को फैसिलिटेट किया था वेंचर फास्ट ट्रैक, जो अर्ली स्टेज एक्सेलरेटर है, अभी तक सक्सेसफुली चल रहा, 6 साल हो गए, 2018। एक्चुअली एजुकेशन में मैं एक चीज बताना भूल गया कि आई वाज को फाउंडर ऑफ चाइम्स एविएशन एकेडमी, जो इंडिया का जो नंबर 1 पायलट ट्रेनिंग एकेडमी है। तो वो भी एट बिग स्केल हमने ओरिजिनली कंसीव करके किया। तो हर एक चीज करना ही तो बड़ा ही काम करो, इज आवर अप्रोच ऑलवेज। सो कमिंग बैक टू मायरा, तो करियर सर्विसेज में पहले हमने किया, तो अर्चना जी और मैं कर रहे थे ये, और हमारे आने से पहले प्लेसमेंट रेट वाज आई थिंक 18-19%। हमारे आने के बाद 85% तक पहुंच गया, यू नो, बिकॉज जो हमारा मेथड था बहुत डिफरेंट है। और हमने कोचिंग की, हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई कुछ लोगों के अंग्रेजी स्किल्स इतने पुअर थे कि उनको फिर प्लेस करना, बिकॉज एम्बिशन तो होता है ना, बिकॉज पेरेंट्स के लिए इट्स द लास्ट मनी दे आर थ्रोइंग आफ्टर द किड। तो उसके बाद अगर जॉब नहीं मिला तो यार फिर मजा नहीं आया किसी को, राइट। तो उसके लिए भी हमने स्पेशलिस्ट क्लासेस करी। अब मेरे पीछे, अब आपको शायद दिखे या ना दिखे, मैं ट्राई करता हूँ, वो जो सर्टिफिकेट दिख रहा है ना कोने में, हाँ, हाँ। लाल पर, हुँ। दैट इज अ सर्टिफिकेट इन teaching advanced business English from TESL, which is from Scotland, right? Because I felt कि यार अगर इनको उस हद तक करना है तो मैं कर ट्रेन करके अपने आप को मैं उनको बेस्ट वे में कोचिंग करने की वो करूं। सो वी डिड दैट। सो we teach marketing, we teach finance, we teach HR, and then you have your elective subjects like the entrepreneurship course also. और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो है फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, राइट। मेरी कोर्स, लाइक आई सेड, ओनली 20% गुरु ज्ञान, बाकी इज ऑल प्रोजेक्ट इज गिवन टू देम। मैं क्या करता हूँ, उनको स्टार्टअप की तौर पे कर देता हूँ। तो 40 बच्चों की जो ग्रुप है, 4 ग्रुप्स बनाए, 4 स्टार्टअप मॉडल्स उनके साथ किए, आइडिया स्टेज के थ्रू, ऑल द वे टू getting to an MVP in 30 hours. And in the 30 hours, last 2 hours डेमो डे रखता हूं जिसमें एक्चुअल इन्वेस्टर्स बैठते हैं इन जजमेंट ऑफ देम, और बल्कि जो मार्क्स इन्वेस्टर्स देते हैं उनके प्रेजेंटेशंस के लिए वो उनकी करिकुलम में, दैट्स व्हाट दे अर्न। तो इसमें रोना धोना भी होता है, क्योंकि एक दो जो बच्चियां थी जो और सारे सब्जेक्ट्स में नंबर 1 है, रट्टा वाले, मेरे सब्जेक्ट में उनके बहुत कम मार्क्स आए। और बल्कि जो लोग उन सब्जेक्ट्स में इतने ऊंचे नहीं थे, मेरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं उनके, बिकॉज उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया ना। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि हर क्लास में मैं 4 मार्क्स रखता हूं। इट्स कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। 1 mark for just turning up, attendance. Attendance is a huge problem in all universities and colleges. आते ही नहीं इंडिया में, क्लास के लिए। So you don't come, you lose a mark. Second, your active participation during the class, right? तो इवन दो वो 4 टीम्स में हडल कर रहे हैं, मैं जाके देखता हूँ कि कौन क्या क्या कर रहा है, कितना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। थर्ड इज
कि भाई उनके जो पीयर हैं उन्होंने क्या रेटिंग दी. सी इन अ टीम, मान लो 2 लोग काम कर रहे हैं मेहनत अच्छी तरह और 8 लोग सिर्फ ठंड मार रहे हैं, तो योर पीयर रिव्यू जो रियल लाइफ में होता है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द थियरी पिट के लिए जस्ट 1 मार्क लेफ्ट फॉर थियरी. सो यू सी मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंश्योर कर रहा हूं कि इनकी लर्निंग ऐसी हो जाती है सो दैट मैं डे 1 को इनको बताता हूं कि बॉस मेरी क्लास करने के बाद या तो यू विल बी एबल टू लॉन्च अ प्रोडक्ट और सर्विस एज एन एंटरप्रेन्योर, और माय प्रॉमिस टू यू इज आप किसी एमएनसी को ज्वाइन करोगे, आप उनका जो नया प्रोडक्ट या सर्विस है वो लॉन्च कर पाओगे, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई टीच देम फाइनेंशियल्स फॉर entrepreneurs, entrepreneurship finance, innovation accounting. These are subjects that normally people don't teach, right? And so on and so forth. ऐसी ऐसी चीजें. And so on the one hand लोगों को दुख होता है because उनके रट्टा टाइप लोगों get found out. And I tell them that my class is a mirror. मेरी आईना है मेरी क्लास, वो आपको दिखा देगा कि आप कौन हो, आप में कितना दम है, आप में कितना कमिटमेंट है, आप क्या अपने आप कर सकते हो, आप टीम के साथ क्या कर सकते हो, ऑल स्किल्स विच आर रेलेवेंट टू लाइफ, राइट? सो दैट्स द वे. बहुत सुंदर सर। सर, अब मैं क्लोज़िंग की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो प्रश्न ये है, ओपन क्वेश्चन ये है कि आपसे कोई प्रश्न जो मुझे पूछना चाहिए था, शायद मैंने ना पूछा हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आप मेंशन करना चाहते रहे हों पूरी बात के दौरान, तो आप मेंशन कर सकते हैं। फिर मैं अपना आखिरी प्रश्न करूँगा आपसे। नहीं, आपने सारे बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पूछे और बहुत ही अप टू डेट और मॉडर्न थे. एक चीज है जो जो आपने बताया था सीक्वेंस टेक्नोलॉजी का, एंड सॉरी आई एम अ चार्टर्ड अकाउंट बट मैं टेक्नोलॉजी इतना यूज करता हूँ कि आई एम दिस थिंग. सो यू आर राइट ऑन द वन हैंड कि जो टेक्नोलॉजीज आई हैं वो सॉर्ट ऑफ जैसे एनएफटी हुए या ब्लॉकचेन एटसेट्रा एटसेट्रा. एक्चुअली प्रैक्टिकली ब्लॉकचेन को मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा. ब्लॉकचेन हम यूज कर रहे हैं, सो देयर इज अ कंपनी आई एम एडवाइजिंग, वो ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम द फील्ड टू व्हेन इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड. सो उसमें ट्रेसेबिलिटी बिकॉज ऑफ प्योरिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो क्या हो गया है, दे आर नॉट हॉट एंड सेक्सी एनीमोर एज टॉपिक्स, बट दे कम इन टू एक्चुअल यूजेज. एआई के साथ भी यही ट्रेजेक्टरी है. सो परफेक्ट। थैंक यू, धन्यवाद सर। अब लास्ट प्रश्न जो मेरा ये है सर कि कोई ऐसी किताब या कोई व्यक्तित्व जिसने आपके पूरे जीवन को एक तरीके से प्रभावित किया हो, आपके पर्सनल प्लस प्रोफेशनल दोनों लेवल पे, और क्यों? आई थिंक भगवत गीता, ऑब्वियसली यू नो. मैं तो कृष्ण का, भगवान का तो एकदम मतलब क्या बताऊं, मैं तो उनको आदर्श मानता हूं. और उनका स्पेसिफिकली मैं कोशिश करता हूं जो मधुर अष्टकम है, उनके जो एवरी वर्ड ऑफ दैट अगर वो हम अपनी लाइफ में कर पाए तो बहुत बढ़िया होगा, यू नो. तो ये मेरे लिए, सो अभी भी मैं 2 मेंटर्स रखता हूँ. सो एक मेंटर है मेरे, नेदरलैंड्स में रहते हैं, अशोक भनोट जी. वो मेरे जो टेक्निकल चीजें हैं वो आईबीएम के टॉप 20 में थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू नो, स्ट्रैटेजी लेवल पे. तो वो मुझे गाइड करते हैं कभी कभी जब बात होती है ऑन ऑन टेक्निकल मैटर्स. और एक है मेरे लाइफ लाइफ कोच, जो जिनकी वजह से मुझे काफी क्लैरिटी वगैरह रहती है. और जो दूसरी बुक मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट मैंने देखी, एक्चुअली 2 बुक्स हैं. एक है कॉल्ड द ट्रस्टेड एडवाइजर. ट्रस्टेड एडवाइजर इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसल्टिंग, जो हम मैं पहले भी बता रहा था कि आप ट्रस्टेड एडवाइजर. एंड सेकंड इज हाउ टू मेक बिग थिंग्स हैपन, मेकिंग बिग थिंग्स हैपन. दिस इज बाय प्रोफेसर हु वाज इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बेंट फ्लाइबर्ग. और उन्होंने 50,000 प्रोजेक्ट्स को एनालाइज किया, उनका डेटाबेस है. और रीजंस फॉर फेलियर, रीजंस फॉर सक्सेस दोनों है. इट्स सो इम्पोर्टेंट है, इतना
if you think about it, whether you do a startup या आप normal MNC में काम कर रहे हैं या professional organization में काम कर रहे हैं, everything's a project, right? So this is what I find useful in my professional life कि भाई अगर कुछ भी है वो project है, तो project always has to be smart, and there's always a sponsor of a project, there is always a vision to the project, then there is always, the rest of it, so you execute. So that's really what it's all about, and I'm really excited to be working on when most people say nahi yaar, you should take it easy, etc. मैं कहता हूँ, why should you take it easy यार? जब रेम्ब्रांट के डेथ बेड पे उन्होंने देखा, उसने डायरी नोट लिखा था on his last day that he learned a new way of using the light, you know. So where's the time to die, तो ये मेरा है, so just be passionate about everything you do, यार मत करो, is the ब्यूटीफुली सेड सर, बहुत बढ़िया, परफेक्ट सर, दैट कंक्लूड्स आवर कन्वर्सेशन। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया आज आपका। समय मैंने लिया इस बारे में और बातचीत करने का अवसर प्रदान किया आपने। धन्यवाद सर।